हेलो एवरीवन, आई एम अमित यादव। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू लर्नोवर्सिटी। आज है 7 अप्रैल 2021। स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के डेली जो करंट अफेयर है उसके बारे में हम देख लेते हैं आपको क्या मिलता है डेली करंट अफेयर्स में लर्नोवर्सिटी पे। कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट डे, जो भी आज उस दिन का इंपॉर्टेंट डे होगा उसके बारे में बताया जाएगा क्या इंपॉर्टेंस है उस डे की। नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ जो भी करंट में होंगी, करंट अफेयर्स में होंगी, उनको पता चलेगा आपको। अवार्ड एंड ऑनर्स के बारे में बात करेंगे हम, स्पोर्ट के बारे में बात करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो न्यूज़ होंगी वो बात करेंगे, और कोई भी पर्सन जैसे कोई पॉलिटिशियन है या कोई और पर्सन है, अगर वो ट्रेंड में चल रहे हैं या न्यूज़ में चल रहे हैं तो उनके बारे में बात होगी। तो आपको जो डेली करंट अफेयर मिलेगा 3:30 AM पे डेली मिलेगा, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं आज के जो टॉपिक है, आज का जो सेशन है, इसमें हम क्या क्या बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डे ऑफ इम्पोर्टेंस की, जो आज का दिन है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, क्या है वो अभी आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। दूसरा, एक इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा कंसर्न उठा है, और जिसमें कि कहा जा रहा है कि उड़ीसा के मैप से कुछ लोकेशंस गायब होती चली जा रही हैं। अब वो गायब क्यों हो रही हैं, क्या है, कोई कर रहा है उनको, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मैटर है ये, तो इसके बारे में बात करना मैंने ज़रूरी समझा। उसके बाद हम बात करेंगे पर्सन इन न्यूज़ की। पर्सन इन न्यूज़ में जब बात करेंगे, जो पर्सन है वो व्लादिमीर पुतिन साहब हैं, रसिया के प्रेसिडेंट। इन्होंने जो एक लॉ पास किया है कि अपना जो कार्यकाल है इन्होंने 2 मोर टर्म के लिए बढ़ा लिया है। ठीक है, तो 2 टर्म और ज़्यादा ये रह सकते हैं। तो इनको क्या है, क्या कार्यकाल होता है रसिया का जो फेडरल सिस्टम है वो चलता कैसे है, तो इसके बारे में हम सब बात करेंगे आगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि इंडिया में आपने देखा होगा कि इलेक्शन इस टाइम जोर शोर से चल रहे हैं, तो कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ पे इलेक्शन चल रहे हैं, तो उनके बारे में, स्टेट के बारे में बात करेंगे कि कैसे वहाँ पे इलेक्शन होता है, क्या सीट्स हैं उनकी, उनके बारे में हम बात कर लेंगे। तो थोड़ा सा आपके माइंड में आइडिया रहेगा कि अगर किसी भी टाइम आपके किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आपके GD इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, तो आप इससे अवेयर रहें। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है कि एक कंट्री के, वो हमारे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से मिलने वाले हैं, तो हम इनके बारे में बात करेंगे कौन से वो कंट्री है जहाँ के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में आ रहे हैं, मिल रहे हैं, और क्या क्या स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, और क्या चीज़ के बारे में उनकी बात होगी। तो ये तो रहेगा आज का पूरा कंटेंट। तो बताने का मतलब है कि ये करंट अफेयर, जो डेली करंट अफेयर यहाँ लर्नोवर्सिटी से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ये आपके हर जगह पे इंपॉर्टेंट है। चाहे आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, आपको इंटरव्यूज़ देने हैं, आपको GD देनी है, आप डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं, तो आपको यहाँ पे मैंने ये लाया है जिससे कि आप 10-15 मिनट में बैठ के आप डेली के जो भी करंट अफेयर जो भी चल रहा है दुनिया में उसके बारे में अवेयर हो सकें। आप UPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप SSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप किसी भी सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं जहाँ पे करंट अफेयर पूछा जाता है, वहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसको रेगुलरली देखें और अपडेटेड रहें डेली करंट अफेयर के साथ और वीकली करंट अफेयर के साथ। इसके बाद आपको मिलेगा मंथली करंट अफेयर एंड ईयरली करंट अफेयर, जो समराइज आपको एक PDF के फॉर्म में भी मिल जाएगा और यहाँ पे डिस्कस भी किया जाएगा। तो बने रहें लर्नोवर्सिटी के साथ। तो आगे हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे डे ऑफ इंपॉर्टेंस की। जो डे ऑफ इंपॉर्टेंस है, आज का जो दिन है वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे का जो सेलिब्रेशन है वो हर साल 7 अप्रैल को किया जाता है। जो इस साल का जो थीम है वर्ल्ड हेल्थ डे का, वो है बिल्डिंग ए फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड। जैसे कि आपने देखा होगा पिछले साल से कोविड-19 का टाइम चल रहा है, तो कोविड-19 में हुआ क्या है कि कई सारे कंट्री ऐसे हैं जहां पे वैक्सीन नहीं पहुंच पाई, या किसी कंट्री ने वैक्सीन मंगा ली है, और कहीं पे क्या हुआ कि बेड नहीं मिल रहे थे, ICUs नहीं मिल रहे थे। तो उसके बारे में जो WHO है उसने बोला है कि इस बार वर्ल्ड जो हम हेल्थ डे मनाएंगे उसमें हम एक थीम रखेंगे, बिल्डिंग ए फेयरर एंड हेल्दियर वर्ल्ड। ठीक है, तो इस बारे में बात होगी इस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे। तो ये जो वर्ल्ड हेल्थ डे है वो मनाया क्यों जाता है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो ये वर्ल्ड हेल्थ डे है ये मनाया जाता है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एनिवर्सरी पे। तो WHO सबसे पहले कब बना था, 1948 में बना था। उसके बाद जो वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया वो 1950 में सबसे पहले मनाया गया 7 अप्रैल को। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आता है कि WHO की स्थापना कब हुई, तो WHO की स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948। ठीक है, WHO की स्थापना हुई 7 अप्रैल को 1948 को, और फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया गया, 1950 में।
थोड़ा सा और इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस टाइम जो प्रेजेंट में डायरेक्टर जनरल हैं हम WHO के, वो है टेड्रोस एथानॉम, जो कि इथियोपिया से बिलोंग करते हैं। आपने देखा होगा पिछली न्यूज़ में बहुत सारी कंट्रोवर्सी में ये चल रहे थे कि USA कह रहा था कि ये चाइना का फेवर कर रहे हैं, और इन्होंने भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए थे, जैसे इन्होंने इनिशियली ही बोल दिया था कि नहीं, चाइना की लैब से जो वायरस है कोविड-19 का वो नहीं निकला है, वो किसी एनिमल से आया है। ठीक है, तो इनके नाम के बारे में पता रखिएगा कि इस टाइम जो प्रेजेंट में डायरेक्टर जनरल है WHO के, वो कौन है? टेड्रोस एथानॉम। ठीक, इसके बाद हेडक्वार्टर कहाँ पे है WHO का? हेडक्वार्टर जो आपको मिलता है WHO का, वो मिलता है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो इन चीज़ों से अवेयर रहें। तो हमने यहाँ पे क्या क्या डिस्कस किया कि आज कौन सा दिन है? वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है, जो हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और कौन क्यों मनाया जाता है? एनिवर्सरी पर मनाया जाता है। किसकी एनिवर्सरी? WHO की। WHO की एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। तो और WHO सबसे पहले कब बना? ये बना 7 अप्रैल 1948। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो हमने कहा था, एक जो आपके एनवायरनमेंट के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है कि इस पर डिस्कशन चल रहा है कि आज पता चला कि जो इंडिया का मैप है, इंडिया के मैप में एक हमारा एक स्टेट है उड़ीसा। उड़ीसा के मैप से कुछ ऐसे विलेजेस हैं जो गायब होते चले जा रहे हैं। अब वो कैसे गायब हो रहे हैं, कौन उनको गायब कर रहा है, ये बात बड़ा कंसर्न की है। क्योंकि आज की डेट में जहां पता चले कि जहां हम रह रहे हैं, कल को वो मैप में ही ना रहे, यानी कि वो अर्थ पे ही ना रहे वैसी जगह, तो हम कैसे रहेंगे वहां पे? ठीक है, कोई हमारे घर छीन ले। अब वो हमारे घर कौन छीन रहा है? अगर कोई घर छीन रहा है तो हम जहाँ रह रहे हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने घरों को बचाएं। हम जिस गवर्नमेंट के साथ रह रहे हैं, उस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, या जिस हम ह्यूमैनिटी में रह रहे हैं, उस ह्यूमैनिटी की जिम्मेदारी है कि सबको सुरक्षा प्रोवाइड कराना। तो रीजन क्या है कि एक सतभ्या विलेज है, केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आपका उड़ीसा में। तो इसका जो कोस्टल एरिया है वो फ्लडेड होता चला जा रहा है, यानी कि जो समंदर है उसका जो पानी है वो राइज करता चला जा रहा है ईयर बाय ईयर। तो ये जो कई सारे गांव थे, पहले 6 जो विलेजेस थे इस डिस्ट्रिक्ट के, ये पहले ही पानी में डूब चुके हैं और यहाँ पे रेत रेत हो चुकी है। और जो अभी सतभ्या डिस्ट्रिक्ट है, ये अभी पानी में आया नहीं है, लेकिन जो समंदर है इसके किनारे तक पहुंच चुका है। और पूरा का पूरा विलेज जो एक टाइम पे हरा भरा दिखता था, जहां एग्रीकल्चर लैंड थी अच्छी खासी, वो आज की डेट में इस तरीके से दिखने लगा है। यानी कि जो सी है आपका, उसकी जो रेत है, जो किनारे पे रेत होती है, जो बीच पे रेत होती है, उसने पूरे के पूरे विलेज की जो लैंड थी उसको कवर कर लिया है। यानी कि ना तो यहाँ पे अब फर्टाइल लैंड बची है, और अब जब फर्टाइल लैंड नहीं बचेगी तो यहाँ पर रहने वाले लोग खाएंगे क्या? साफ पानी की जरूरत होती है रहने के लिए, वो साफ पानी भी नहीं अवेलेबल है यहाँ पे। तो प्रेजेंट सिचुएशन में अगर हम देखें, जो एक टाइम पे ये ऐसे दिखता था, तो आज की प्रेजेंट सिचुएशन में देखें, ये हैंडपंप एक यहाँ पे लगा हुआ है, इसी विलेज के पास एक मंदिर है, उसके पास जो हैंडपंप लगा हुआ है आधा रेत में डूब चुका है। यानी कि ये देख लीजिए कि ये सिचुएशन इस विलेज की क्या हो चुकी है। और यहाँ के जो पर्सन्स हैं इनको दूसरी जगह पे बसाया गया है। अब जब दूसरी जगह पे बसाया गया है तो गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए, या क्या वो इनिशिएटिव सफिशिएंट हैं? इनिशिएटिव पहले तो इनिशिएटिव ऐसे होने चाहिए कि जो ये क्लाइमेट चेंज है इनके बारे में वर्ल्ड को बैठ के बात करनी चाहिए। जो कि एनवायरमेंटल क्लाइमेट हो रहा है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उससे जो आपके सी लेवल है वो इंक्रीज करता चला जा रहा है डे बाई डे। बात चल रही है कि जो रिसर्चर्स ने बात करी है कि कुछ टाइम पहले क्या होता था कि 100 ईयर्स में एक टाइम सी लेवल का जो था वो इंक्रीज देखने को मिलता था, लेकिन आज की डेट में 10 ईयर्स में एक बार देखने को मिल रहा है। यानी कि ये रैपिडली सी लेवल चेंज हो रहे हैं। अगर इसी लेवल से चेंज होते रहे तो आप सोच लीजिए कितनी जल्दी हो सकता है कि अर्थ पे जो लैंड है, जहाँ पे रहने लायक जमीन है, उसका नाम ही ना बचे और इंसान क्या बन जाए? डायनासोर। डायनासोर को जानते हैं, जो कि आज की डेट में पता चलता है कि हाँ कोई डायनासोर हुआ करते थे, इतने बड़े हुए करते थे। तो किसी टाइम पे ऐसा ना हो कि अगर हम खुद नहीं सुधरे, हमारी गवर्नमेंट्स नहीं सुधरी, तो किसी टाइम पे जो ह्यूमंस हैं उनके बारे में भी कहा जाए कि हाँ किसी टाइम पे ह्यूमन हुआ करते थे जिनके 2 पैर हुआ करते थे, 2 हाथ हुआ करते थे। ठीक है, तो इसके बारे में सबको कंसर्न लेने की जरूरत है। हम इसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? हम इसमें बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कहाँ से आ रही है? कार्बन एमिशन से आ रही है, पॉल्यूशन से आ रही है। तो हम इन चीज़ों का ध्यान रखें थोड़ा सा। जैसे कि अगर हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, पहले तो हम कर सकते हैं कि पब्लिक जो हमारे जो ट्रैवल है, हमारा ऑफिस से लेके घर कहीं जाना, तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मैक्सिमम यूज़ करें। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मैक्सिमम यूज़ करेंगे तो रोड पे गाड़ियाँ कम होंगी, गाड़ियाँ कम होंगी तो कार्बन एमिशन कम होगा। उससे क्या होगा?
ग्लोबल वार्मिंग में थोड़ी सी कमी आएगी। अब बाइसिकल का यूज कर रहे हैं लोग। आज की डेट में सबसे बड़ा कंसर्न चल रहा है हेल्थ का, क्योंकि पोल्यूशन है, कोविड-19 का टाइम चल रहा है, आपसे कहा जाता है एक्सरसाइज करें, ये करें वो करें, तो उसमें आप बाइसिकल का यूज कर सकते हैं आने जाने के लिए। जो कहीं पास की लोकेशंस हैं, आप अगर अपने ऑफिस से पास रहते हैं, आपको छोटा मोटा मार्केट में निकलना है, तो बाइसिकल का यूज करें रादर देन बाइक और कार के। तो इस तरीके से हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और गवर्नमेंट को भी कुछ अच्छे अच्छे मेजर्स लेने पड़ेंगे जिससे कि ये क्लाइमेट चेंज ना हो। अगर ऐसे क्लाइमेट चेंज होता रहा तो सच में एक दिन ऐसा आएगा कि इंसान का भी पता चलेगा कि हाँ, डायनासोर की तरह एक इंसान भी हुआ करता था। तो अगर हम मैप पे देखें, जो ये शताब्या विलेज है वो आज की डेट में कहाँ पे खड़ा हुआ है, यानी कि एक टाइम हुआ करता था बहुत पहले जो कि सी लेवल यहाँ से बहुत दूर था, लेकिन आज की डेट में जो वाटर लेवल है सी का वो यहाँ तक आ पहुंचा है, और ये पूरा एरिया जो है वो पूरा सैंड से फिल हो चुका है। यानी कि जो विलेज था यहाँ पे, ये पूरा सैंड में डूब चुका है। और ये यहाँ पे अकेले की बात नहीं है, ये 18 किलोमीटर के लगभग का लंबा बीच है, शताब्या बीच है यहाँ से, ठीक है। ये पूरा 18 किलोमीटर बीच बर्बाद हो चुका है। अब ये है कहाँ पे, ये है एक भितरकनिका नेशनल पार्क है उड़ीसा में, उसका जो एरिया पड़ता है, ये शताब्या जो विलेज है ये इसके एरिया में आता है, भितरकनिका नेशनल पार्क के, जो उड़ीसा में पड़ता है। तो ये भी आपको एक करंट अफेयर का क्वेश्चन हो सकता है कि हाँ, भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है, क्योंकि शताब्या इस टाइम जो विलेज है ये न्यूज़ में चल रहा है, तो आप इससे जो मिला जुला आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है। तो इसके बारे में थोड़ा सा अवेयर रहें और थोड़ा सा ध्यान दें, जो भी आप कर सकते हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए वो आप जरूर करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्सन इन न्यूज़ की। पर्सन इन न्यूज़ में हमने बताया था कि जो रसिया के हमारे प्रेसिडेंट हैं वो मिस्टर व्लादिमीर पुतिन साहब ये न्यूज़ में चल रहे हैं आजकल, और ये प्रेसिडेंट के साथ साथ ये कमांडर इन चीफ हैं रशियन आर्म फोर्सेस के। तो ये क्यों चल रहे हैं, आपने देखा होगा कि वर्ल्ड के लीडर्स में इनकी एक अच्छी खासी अहमियत रहती है। इन्होंने हाल ही में एक लॉ पास किया है अपने यहाँ कि ये जो है कि ये 2 मोर टर्म तक अपने आप को प्रेसिडेंट बनाए रख सकते हैं रसिया का। इस बात का इंपॉर्टेंस क्या है, इस बात की इंपॉर्टेंस ये है कि ऐसे रसिया में एक रेफरेंडम कराया गया पब्लिक के द्वारा, कि पब्लिक से पूछा गया कि व्लादिमीर पुतिन साहब हैं ये क्या आगे प्रेसिडेंट रह सकते हैं। तो रशियन जो पॉपुलेशन थी उसने रेफरेंडम में हामी भर दी कि हाँ, व्लादिमीर पुतिन साहब हैं जो 2 मोर टर्म और कर सकते हैं। उससे इनका जो रेफरेंडम था उसमें इनको जीत मिली, और लेकिन वो जीत थी क्या था ये व्लादिमीर पुतिन साहब ही जानते होंगे, क्योंकि वहाँ के जो अपोजिशन लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, ये ज़बरदस्ती का जो हमारी जनता थी उससे ज़बरदस्ती रेफरेंडम कराया गया। तो इसके बारे में हम बात नहीं करते क्योंकि ये पॉलिटिकल चीज़ें हैं। हमारी बात ये है कि अब हम देख लेते हैं कि रसिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो क्या है। फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले तो ये बात कर लेते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं संघीय ढांचा, संघीय ढांचा, ठीक है। और जैसे कि रसिया फेडरल स्ट्रक्चर है, हमारा जो कंट्री है वो क्या है, डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक का क्या मतलब है, जनतांत्रिक, जनतांत्रिक, ठीक है। जो हम हैं वो हम जनतांत्रिक जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें रहते हैं, और जो रसिया है वो फेडरल स्ट्रक्चर में है। तो फेडरल स्ट्रक्चर में जो सर्वे सर्वा होता है कंट्री का वो कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। और जो हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है यहाँ पे सर्वे सर्वा कौन होता है, पीएम होता है, यानी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। तो रसिया के प्रेसिडेंट कौन है, आपके मिस्टर व्लादिमीर पुतिन साहब हैं, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये तो हो गया जो हमारे रसिया का जो संसद है, या जिसको हम संसद बोलते हैं, वहाँ पे क्या बोला जाता है, वो बोला जाता है ड्यूमा, ठीक है। रसिया की जो संसद है उसको ड्यूमा बोला जाता है, और हमारे यहाँ क्या बोला जाता है, संसद बोला जाता है, ठीक है। ये हम बातें कर सब आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद रसिया के बारे में कुछ और बातें कर लेते हैं, जैसे कि रसिया की कैपिटल क्या है, मॉस्को। पार्लियामेंट क्या है उसकी, ड्यूमा। और जो करेंसी है वहाँ पे वो उसको बोलते हैं रसियन रूबल। और जो पॉपुलेशन है रसिया की वो 14.14 करोड़ है 2019 के जनगणना के अनुसार। एक बात और यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि जो रसिया का जो प्रेसिडेंट होते हैं, रसिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं, इनकी जो कार्यकाल की अवधि है वो 2 टर्म्स बताई गई है, 2 टर्म्स, और एक टर्म होता है 6 ईयर्स का, ठीक है। यानी कि वहां का कोई भी प्रेसिडेंट 12 साल तक प्रेसिडेंट रह सकता है, मैक्सिमम का मैक्सिमम। और हमारे यहाँ क्या होता है कि कोई भी पीएम रह सकता है, कभी भी रह सकता है, जितने टाइम तक वो, जब तक वो जीतता रह रहा है।
तो दो चीज़ों में यहाँ पे डिफरेंस है, यानी कि प्रेसिडेंट जो रसिया के हैं वो 2 टर्म मैक्सिमम कर सकते हैं, 6 ईयर का एक टर्म होता है, यानी कि 12 साल तक वो रह सकते हैं। लेकिन जो हमारे व्लादिमीर पुतिन साहब हैं, इनको ये सबसे पहले प्रेसिडेंट बने रसिया के 2000 में, और 2000 से 2008 तक प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद इनको हटाया गया और इसके बाद ये 2012 में दोबारा से प्रेसिडेंट बने और ये अभी तक प्रेसिडेंट हैं। और इन्होंने जो बिल पास करा लिया है उसमें ये 2 टर्म्स और ले सकते हैं, यानी कि 12 मोर ईयर्स तक ये रह सकते हैं। अब 12 ईयर्स तक ये रह सकते हैं, लेकिन अभी इन्होंने कहा है कि हम जो इनके 2024 में जो इनके यहाँ इलेक्शन है उसके बारे में इन्होंने कहा कि अभी ये विचार करेंगे कि उस इलेक्शन में ये आए या ना आए, लेकिन इन्होंने जो अपना रास्ता साफ कर लिया है कि अगर इनका मन किया तो ये प्रेसिडेंट रह सकते हैं रसिया के। अब रसिया के बारे में एक और अच्छी चीज़ हम जान लेते हैं कि अगर हम रसिया की बात कर लेते हैं तो रसिया में जो सबसे ज़्यादा यूनिक है वो क्या है, कि जो रसिया में एक लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन है, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन है, और वो रेलवे लाइन कौन सी है? ट्रांस साइबेरियन रेलवेज। ट्रांस साइबेरियन रेलवेज जो है वो रसिया में है और वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन है, जो कहाँ से कहाँ तक है? वो मॉस्को से व्लादिवोस्टोक तक आपको मिलती है, और इसकी जो लेंथ है वो 9289 किलोमीटर की टोटल लेंथ है जो रेलवे लाइन है। और इसमें अराउंड अगर एक यहाँ से मॉस्को से अगर व्लादिवोस्टोक तक आप ट्रेवल करते हैं तो अराउंड 11 टाइम्स जो होता है टाइम जोन चेंज होता है यहाँ पे। अब रसिया का थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, रसिया का स्ट्रक्चर है कैसा। तो यहाँ पे आपको शायद मैप में आप पता होगा आप लोगों को, ये पूरा जो रीजन होता है ये पूरा रसिया का ऐसे होता है, ठीक है। तो इस रसिया में कहाँ मॉस्को कहाँ पे है? मॉस्को लगभग यहाँ पे है, ठीक है, और व्लादिवोस्टोक लगभग यहाँ पे है। तो ये चीज़ें जो ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे है ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना एरिया कवर करती है? 9289 किलोमीटर का, ठीक है। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ जो है वो हम बात करेंगे जो इंडिया में इलेक्शंस चल रहे हैं, अपने स्टेट इलेक्शंस चल रहे हैं। किस किस स्टेट में चल रहे हैं? तो सबसे पहले इलेक्शन कहाँ चल रहे हैं? तमिलनाडु में चल रहे हैं, केरला में चल रहे हैं, वेस्ट बंगाल में चल रहे हैं और पौंडीचेरी में चल रहे हैं, ठीक है। तो 3 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी में ये इलेक्शन कंडक्ट हो रहे हैं अभी। और जो इलेक्शंस हैं ये कितनी कितनी सीटों के लिए चल रहे हैं, क्या स्टेट का स्ट्रक्चर है? जो असेंबली का स्ट्रक्चर है स्टेट का, तमिलनाडु में 234 टोटल सीट्स हैं, इनके लिए इलेक्शन लड़ा गया। केरला में 140 टोटल सीट्स हैं, इनके लिए इलेक्शन लड़ा गया। वेस्ट बंगाल में 294 टोटल सीट्स हैं, इनके लिए इलेक्शन लड़ा गया। और पौंडीचेरी में 30 टोटल सीट्स हैं, इनके लिए इलेक्शन लड़ा गया, ठीक है। अब ये इनको जो ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है इन स्टेट्स की एक बार हम बात कर लेते हैं, जिससे कि हमारे दिमाग में पिक्चर रहे कि हाँ, कि अगर कोई जैसे एग्जाम में होता गया है, अगर कोई भी क्वेश्चन आया, आपको मैप में अगर पता है चीज़ें तो आप बहुत जल्दी वहाँ के क्लाइमेट को समझ सकते हैं। तो अगर कोई भी स्टेट है, कोई भी कंट्री है, उसको मैप पे एक बार जरूर देखते रहें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये एरिया किस तरीके का है। तो जैसे कि हमारा ये जो सारे डिस्ट्रिक्ट्स पड़ते हैं ये हमारे लगभग जो हमारा वी नेक है इंडिया का सबसे नीचे वाला पार्ट, इसमें पड़ते हैं। तमिलनाडु जो है वो हमारा जो ईस्ट साइड में, जो वी नेक का ईस्ट साइड पूरा है, ये आपका पूरा तमिलनाडु है। इसके साथ ही लगा हुआ जो वेस्ट साइड है वो पूरा हमारा केरला है, ठीक है। तो ये दोनों आप चेक कर लेंगे कि जो सबसे नीचे का पार्ट है हमारा इंडिया का वो केरला और तमिलनाडु है, ठीक है। और उसके साथ साथ हमारा ये पौंडीचेरी कहाँ को देखने को मिलता है? पौंडीचेरी भी तमिलनाडु में एक छोटा सा रीजन देखने को मिलता है, पौंडीचेरी, ठीक है। यहाँ पे देख लें तो ये तमिलनाडु है पूरा आपका, तो पौंडीचेरी कहाँ पे है? आपके कोस्टल एरिया में छोटा सा जगह है, वो पौंडीचेरी है। वेस्ट बंगाल कहाँ पे देखने को मिलता है? वेस्ट बंगाल का नाम वेस्ट बंगाल है। अब आप ये दिमाग में कई लोगों को आता होगा कि है तो हमारे इंडिया के ईस्टर्न रीजन में, लेकिन नाम है वेस्ट बंगाल। तो ये नाम इसलिए है वेस्ट बंगाल कि जो ये रीजन था हमारा, एक टाइम पे क्या हुआ करता था, पूरा इंडिया का पार्ट हुआ करता था। जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उसके बाद क्या हुआ, ये ईस्ट पाकिस्तान बन गया और इधर वेस्ट पाकिस्तान बन गया। इसको लोग ईस्ट बंगाल के नाम से जानते थे और ये था वेस्ट बंगाल। और जब उसका इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उसके बंटवारे के बाद क्या हुआ कि ये पाकिस्तान में चला गया, और जब पाकिस्तान से ये आज़ाद हुआ तो इसने बांग्लादेश का नाम रख लिया और ये हमारा वेस्ट बंगाल चलता रहा नाम। तो इसलिए इसको वेस्ट बंगाल बोलते हैं, जबकि ये है इंडिया के ईस्टर्न पार्ट पे। तो ये कहाँ से मिलता है? ये आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से मिलता है, आपका बिहार से मिलता है, झारखंड से मिलता है और थोड़ा बहुत पार्ट इसका उड़ीसा से मिलता है। कोस्टल एरिया का पार्ट है, तो इसके बारे में आप मैप पे ध्यान रखें। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है जो न्यूज़ है कि जो रसिया है, रसिया के फॉरेन मिनिस्टर जो हमारे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से बात कर रहे हैं। जो रसिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका नाम है सर्जे लोवरोव, जो हमारे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका नाम है मिस्टर एस जयशंकर,
ठीक है। तो एस जयशंकर साहब और लाव्रोव साहब बात करेंगे, किस बारे में बात करेंगे, कई सारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट हैं। जो मेन स्ट्रेटेजिक पॉइंट है वो मैं आपके सामने लाया हूं कि इंडिया ने रसिया से परचेज की है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज किया है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है क्या? ये मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल्स है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, जो कि आपकी मोबाइल लोकेशन से आप इसको लॉन्च कर सकते हैं। यानी कि ये पूरा एक सिस्टम है, इसी में सब कुछ रडार है, इसका कंट्रोल सिस्टम है, सब कुछ यहीं पे लगा हुआ है और यहीं से ये आप कहीं पे भी इसको ले जाके इसको लॉन्च कर सकते हैं। तो इसके जो की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट के बारे में बात करने से पहले एक बार हम बात कर लें कि ये जो सिस्टम है S-400 मिसाइल का डिफेंस सिस्टम है, ये चाइना के पास भी है और चाइना ने इसे 2014 में खरीदा था। उसके बाद अभी इंडिया ने परचेज किया है और इंडिया को 2021 में इसकी डिलीवरी मिलने की आसार थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से पता नहीं क्या हो रहा है, अभी तक नहीं आए हैं। तो इसके बारे में बात चल रही है कि हाँ, जो फॉरेन मिनिस्टर वहाँ के आएंगे तो उनसे कहा जाएगा कि भाई थोड़ा सा जल्दी से हमें इसको प्रोवाइड कराइए, क्योंकि हमारा चाइना से भी थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा है। कहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है? पेंगोंग लेक, लद्दाख में डिस्प्यूट चल रहा है। तो इसके हम फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें एक मल्टी फंक्शन रडार लगाया गया है, ऑटोनोमस डिटेक्शन एंड टारगेटिंग सिस्टम है, ठीक है, यानी कि ये चीज़ों को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा और उनको टारगेट कर लेगा। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है इसमें, ठीक है। लॉन्च कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इसी के साथ है, ये आपको कहीं और से लॉन्च नहीं करना पड़ेगा, जहां पे भी आप इसको ले जाएं वहीं से आप इसका लॉन्च कंट्रोल और कर सकते हैं, ठीक है। तो और एक सबसे बड़ी इसकी खूबी है कि ये 3 मिसाइल एक साथ लॉन्च कर सकता है, जिससे कि एक जहां से भी ये लॉन्च हो रहा है या जो भी इसको लॉन्च कर रहा है उसको एक डिफेंस लेयर के तरीके से मिलेगी। यानी कि अगर यहां से कहीं से इस पे अटैक हो रहा है, कोई जगह है ये, और यहां से अगर 3 लोकेशन से एक साथ अटैक हो रहा है, तो 3 चीजों से अगर अटैक हो रहा है तो आप एक मिसाइल यहां से अगर इसको छोड़ेंगे तो ये तीनों से एक साथ टैकल कर सकता है, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है, इसलिए इसको सारे कंट्रीज खरीदना चाहते हैं। जो इसकी रेंज है, इसकी 400 किलोमीटर रेंज है और एल्टीट्यूड जिस पे ये ट्रेवल करता है वो 30 किलोमीटर का एल्टीट्यूड है, ठीक है। अब जो ये कहाँ कहाँ इंगेज हो सकता है, ये इंगेज हो सकता है एयरक्राफ्ट के साथ, अनमैन्ड एरियल व्हीकल के साथ, बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल के साथ ये इंगेज हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट थे कि S-400 जो इंडिया खरीद रहा है उसके हमने कुछ फीचर्स के बारे में जाना कि हाँ ये होता क्या है, क्या सिस्टम है। ये आपसे किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडिया ने जो नया डिफेंस सिस्टम खरीदा है रसिया से, या किस कंट्री से खरीदा, तो अगर कंट्री से पूछ दिया गया तो आप बताएंगे रसिया से, ठीक है। कि कौन सा सिस्टम खरीदा है तो आप बताएंगे S-400 डिफेंस सिस्टम, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स के से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगे हम देख लेते हैं कि जो हमने बात करी बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल्स की, तो बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल्स के जो फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं रेंज की। जो रेंज होती है बैलिस्टिक मिसाइल की वो 15,000 किलोमीटर तक होती है, और क्रूज मिसाइल की जो रेंज होती है वो 1000 किलोमीटर से लेकर 4000 किलोमीटर तक की होती है, ठीक है। यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल है 15,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है और क्रूज मिसाइल 1000 से 4000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। जो एल्टीट्यूड है जहां पे ये ट्रेवल करता है, जो हाई एल्टीट्यूड पे ट्रेवल करती है बैलिस्टिक मिसाइल, हाई एल्टीट्यूड पे ट्रेवल करने के बाद रडार इसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि रडार की एक जो टेक्नोलॉजी होती है वो अगर हाई एल्टीट्यूड पे अगर कोई भी चीज़ है उसको इजीली डिटेक्ट कर देते हैं। अगर ज़्यादा टेक्नोलॉजी की बात है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम रडार को अलग से डिस्कस कर लेंगे। और दूसरी चीज़ है जो हमारा क्रूज मिसाइल है वो लो एल्टीट्यूड पे ट्रेवल करती है। लो एल्टीट्यूड पे ट्रेवल करने की वजह से रडार इसको इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं और हार्ड टू डिटेक्ट ये होती है। जैसे कई बार बात करी जाती है जो वर्ल्ड के डिफेंस सिस्टम्स हैं, उसमें कहा जाता है कि यूएसए ने ऐसा एयरक्राफ्ट बना लिया है जो रडार से डिटेक्ट नहीं होगा, वो कहीं पे भी जाके मार कर सकता है, किसी को पता नहीं चलेगा। तो होता क्या है, वो ऐसे सिस्टम होते हैं जो लोअर से लोअर एल्टीट्यूड पे ट्रेवल करते हैं, जिससे रडार उनको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। बस इतना सा एक टेक्नोलॉजी होती है इसमें, और कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती डिटेक्शन की टेक्नोलॉजी। कि छुप के वार करने वाली बात है, तो छुप के वार कैसे हो सकता है कि जितना लोअर ट्रेवल करेगी एयरक्राफ्ट हो, मिसाइल हो, तो वो रडार से डिटेक्ट नहीं होगी। जब रडार से डिटेक्ट नहीं होगी तो कोई भी कंट्री उसको जान नहीं पाएगा किसी ने हमारे ऊपर अटैक किया है। अब प्रिसीजन के मामले में अगर हम बात कर लें तो प्रिसीजन के मामले में जो इसका प्रिसीजन है बैलिस्टिक मिसाइल का, वो लो लेवल का प्रिसीजन है। यानी कि ये जो टारगेट करती है, जो जिस टारगेट पे अगर इसको लॉन्च किया जाए तो उसके 100 मीटर के अराउंड ये टारगेट करती है। हो सकता है कि उसी टारगेट पे गिर जाए, लेकिन इसका जो प्रिसीजन है वो प्लस माइनस 100 मीटर है। यानी कि अगर यहाँ पे कोई टारगेट है तो इस 100 मीटर के एरिया में ये टारगेट कर सकती है। तो ये कहाँ पे यूजफुल है, ये लार्ज टारगेट्स के लिए यूजफुल है।
वहीं पर अगर क्रूज मिसाइल की अगर हम बात करते हैं तो जो क्रूज मिसाइल की प्रिसीजन है वो फ्यूअर मीटर्स है, यानी कि अगर टारगेट है तो इसके आसपास 1-2 मीटर, 5 मीटर या 10 मीटर के रेंज में ये टारगेट कर देगी, जिससे कि जो होगा, जो हमारा टारगेट होगा वो जल्दी से जल्दी नष्ट हो जाएगा। तो ये क्रूज मिसाइल है, ये मोबाइल टारगेट के लिए भी होती है और छोटे से छोटे टारगेट के लिए होती है, ठीक है। अगर यानी कोई व्हीकल है वो चल रहा है तो ये उसको भी टारगेट कर सकती है। तो इसके बारे में हम आगे और बात करते हैं। आगे बात करते हैं स्पीड की। स्पीड के बारे में अगर बात करते हैं तो ये 25,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको वेरी हार्ड टू इंटरसेप्ट कहा गया है, ठीक। और ये जो है हमारी 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और पॉसिबिलिटी टू इंटरसेप्ट है इसके लिए, ठीक है। तो ये सारी रही बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल के बारे में बातें, ठीक है। थैंक यू। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए क्योंकि आपके जो भी साथी हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो कम टाइम में करंट अफेयर से के साथ रह सकें। थैंक यू वेरी मच।